हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट के लिए मैनेजरल स्किल्स बैंकिंग कर रहे हैं। जो भी आपका असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, जिस भी ब्रांच के लिए, जिस भी ऑफिस के लिए, सेक्शन 7 है उसका, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर। सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस है मैनेजरल स्किल्स। ये मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल पोस्ट का सिलेबस है। हैंडलिंग ऑफ एचआर हम लोगों ने करा है। इंक्रीजिंग ऑफ पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी करा है। स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ फंड्स करा था, काफी लंबा वीडियो चला था, करीब करीब पौन घंटे का। ये हमारा छोटा वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर के नाम से। इस वीडियो सीरीज के अलावा कुछ वीडियोस जो थे वो मैंने आरबीआई ग्रेड बी मैनेजमेंट के सिलेबस में कराए थे, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को साथ साथ करने हैं। उन वीडियोस को मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा आज। ठीक है, सिलेबस में चलते हैं आगे। वर्क कल्चर क्या होता है? वर्क कल्चर होता है जो भी आपका एक, मतलब आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरनमेंट होता है, किस तरह से आप लोगों को काम के लिए प्रेशराइज या फिर काम के लिए आपको फ्रीडम दी जाती है, वो सब कुछ आपका वर्क कल्चर बताता है। Work culture determines the identity of a human group in the same way as that of the personality determines the identity of the individual. तो वर्क कल्चर की हम लोग जब बात कर रहे हैं, आपने जब पर्सनैलिटी पढ़ा था, तो पर्सनैलिटी के केस में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। जब वर्क कल्चर की बात करते हैं तो पूरे ग्रुप की बात हो रही है कि पूरा ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो कल्चर जो होता है एक एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगी हम लोग जब डिफरेंट सोसाइटीज को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए यूएस का कल्चर कैसा है, इंडिया का कल्चर कैसा है। विद इन इंडिया आप बात करो, यूपी का कल्चर कैसा है, बिहार का कैसा है, तमिलनाडु का कैसा है। सिमिलरली हम जब बैंक्स में जाते हैं तो आप देखो प्राइवेट बैंक का वर्क कल्चर कैसा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का वर्क कल्चर कैसा है, कोऑपरेटिव का वर्क कल्चर कैसा है। तो विद इन बैंक्स भी आप देखोगे अलग अलग हो गए। नाउ विद इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैंक, आप अगर प्राइवेट बैंक में ही बात करोगे तो मे बी फेडरल बैंक का कल्चर अलग है, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का अलग है। पब्लिक सेक्टर बैंक में बात करोगे तो एसबीआई का अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, पीएनबी का अलग है। तो कैसा एटमॉस्फेयर है, जिस एटमॉस्फेयर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो हमारा वर्क कल्चर होता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना यूनिक कल्चर एक डेवलप करती है, जो कि उसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से विद इन द सेम इंडस्ट्री अलग करती है। और ये कल्चर बनता किसकी वजह से है? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है या जो एम्प्लॉयज हैं, वो सब मिलके ये कल्चर का पार्ट होते हैं, इस कल्चर सिस्टम का पार्ट होते हैं, और वही लोग मिलके कल्चर सिस्टम बनाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों जरूरी होता है? जैसे जो भी कल्चर है वो ब्रांड की आइडेंटिटी को बिल्ड करता है। कल्चर इज व्हाट मेक्स योर ब्रांड यूनिक एंड गिव इट दैट स्पेशल एज। इट पुट्स योर कंपनीज सोल ऑन डिस्प्ले एंड टेल्स द वर्ल्ड who you are as a brand. The more your audience understand and identifies with your brand, the more they will want to buy from you. जैसे आप जब एसबीआई में जाते हो, एसबीआई में आप कितने भी जोक्स बना लो, लंच टाइम वाले जोक्स, लंच टाइम वाले मीम सुबह शाम आते रहते हैं, बट फिर भी एक ट्रस्ट है आप लोगों का एसबीआई पे, इसीलिए एसबीआई में अकाउंट खुला हुआ है। एसबीआई जीरो बैलेंस पे कस्टमर का अकाउंट खोल रहा है। एचडीएफसी मिनिमम 25,000 रख रहा है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अपने नए अकाउंट में मिनिमम 25,000 रख रहे हैं। तो जो गरीब कस्टमर है वो लोग वहाँ पे अकाउंट नहीं खोल सकते। जिन्हें 25,000 छोड़ना ही छोड़ना है अकाउंट में, उनके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो उस कल्चर की, उस ब्रांड की आइडेंटिटी है कि वो एसबीआई में जा रहे हैं। या फिर बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते हैं, वो उन्होंने अपने कल्चर से अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई हुई है कि जिसकी वजह से लोग वहां पे कनेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट टैग की आइडेंटिटी हो या कोई और टैग की आइडेंटिटी हो। When you define culture, you are also defining company's values and goals. These will contribute to your company's mission and show your employees and public what is most important to the brand. हम जब कल्चर की बात करते हैं तो अब देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक विजन और एक मिशन होता है, एक टैगलाइन होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी भी जो बनाती है, अपना काम करने की जो कोशिश करती है, वो अपनी टैगलाइन को, अपने मिशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। कल्चर इंक्रीजेस लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर कल्चर अच्छा है ना, एम्प्लॉयज को आने का मन करेगा, एम्प्लॉयज को काम करने का मन करेगा, तो एम्प्लॉयज लॉयल रहते हैं। योर एम्प्लॉय शुडंट ड्रेड coming to work, they should enjoy coming to the office and value the work that they do. Companies with a strong culture have employees who like the challenges of their jobs, get along well with their own co-workers, and enjoy the atmosphere of the work.
तो जिन कंपनीज को या जिन कंपनीज में स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, अच्छा कल्चर होता है, कंपनी वहाँ तो एम्प्लॉयज वहाँ पर आते हैं, जो काम में उन्हें चैलेंजेस मिलते हैं उन चैलेंजेस को भी एंजॉय करते हैं और एम्प्लॉयज के साथ मिलके, बाकी एम्प्लॉयज के साथ या कोवर्कर्स के साथ मिलके अच्छे से अपना काम करते हैं। हर एम्प्लॉय ऑफिस जाते हुए रोता नहीं है। बहुत से एम्प्लॉय हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में लोग जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं कि हाँ चलो आज काम करना है, और अपने काम के लिए डेडिकेशन शो करते हैं। अब जो लोग ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गए, इसरो हो गया, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, डीआरडीओ हो गया, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत मजे से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ब्रांड वैल्यू है, दुनिया में दिखाने के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है। दूसरा, पैसा अच्छा है। तीसरा, वर्क कल्चर अच्छा है। कल्चर gives employee a driving goal and purpose for what they do. It connects your leadership team with the rest of the employees and binds them with a set of shared belief. Your employee want to feel like they are contributing to something larger than themselves. हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ना, मैं भी अपने ऑफिस जाता हूँ। डीमोनेटाइजेशन में मैं ऑफिस गया। डीमोनेटाइजेशन में पूरा इंडिया बंद पड़ा था, कुछ इंडस्ट्रीज चल रही थी जो रेगुलर ऑफिस जा रहे थे। हम लोग बैंक में रेगुलर जाते थे। एक एक अंदर से वो फील आती थी। एक बार को लगता था कि वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं मिल रहा, बट जब वहां पे हम जाके लोगों के लिए कुछ कर पाते थे ना, छोटे छोटे गरीब लोग आते थे, पैसा निकालने आते थे, तो एक फील होता था। शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता था, बाद में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी कि हम नहीं जाएंगे तो ये गरीब बेचारे कैसे काम करेंगे। जिन लोगों का पैसा अकाउंट में है, जिन्हें एटीएम चलाना नहीं आता, मोबाइल बैंकिंग नहीं आती गरीबों को ढंग से, जो छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं, छोटे रूरल एरियाज के लोग हैं, इवन शहरों में भी जो छोटे मजदूर हैं, उन लोगों से नहीं हो सकता ये सब, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ फ्रॉड बहुत हो सकते हैं। तो वो लोग कैश लेने आते थे, अपना राशन पानी खरीदने के लिए कैश लेने आते थे, तो हमें अच्छा फील होता था कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, वो फीलिंग आती थी एक अंदर से। कल्चर अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स टैलेंट। अब जो आपने एम्प्लॉयज को मान लो हायर कर रहे हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब एम्प्लॉय भी आपके पास काम करने आना चाह रहा है, आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहा है। अब जब इंटरव्यू का टाइम है, आप ये देखते हो, आप एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को जज करते हो। एम्प्लॉय भी अलग अलग जगह पे रिव्यूज देख के आपकी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वहां पे आना भी है, नहीं आना है। एम्प्लॉय आ गया, आप इंटरव्यू ले रहे हो, एम्प्लॉय का इंटरव्यू क्रैक हो गया, आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुकेगा या नहीं रुकेगा? आप जब किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो कंपनी के उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जाते हैं। एम्प्लॉय को हायर करना है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, एम्प्लॉय को पैसा देना, जो लोग हायर कर रहे हैं वो पूरी एक साइकिल होती है, वो पूरे एम्प्लॉय की लिस्ट होती है, जो लोग मिलके उसे हायर करते हैं, उन सबका पैसा जाना। तो एक एम्प्लॉय को हायर करना कंपनी के लिए काफी पैसे वाला काम होता है, पैसा खर्च करने वाला। उस पैसा खर्च करने का रिटर्न कब आएगा? जब वो एम्प्लॉय कुछ टाइम उस कंपनी में रुक के अच्छा काम करेगा और कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब कंपनी को हायर तो कर लिया, कंपनी ने हायर तो कर लिया, एम्प्लॉय ने ज्वाइन भी कर लिया। एम्प्लॉय अब उस कंपनी में रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, उस पे उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिपेंड करेगा। क्या आपने जो एम्प्लॉय हायर करा है वो आपके कल्चर के हिसाब से एप्ट है? मान लीजिए कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे सिर्फ 9 to 5 वर्क करना है, और आपको ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जिससे भैया दिन में 12 12 15 15 घंटे काम करना पड़ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट की अर्जेंसी की वजह से, तो क्या वो एम्प्लॉय काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी ग्रोथ को सोचने के लिए चाहते हैं कि 12 घंटे 15 घंटे काम करें, उन्हें ओवर टाइम मिले। बहुत सी जगह लोग अपने शिफ्ट से ज्यादा काम करते हैं, उन्हें ओवर टाइम मिलता है। एक वो कल्चर है। एक वो कल्चर है जहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, काम खत्म नहीं होता, फिर भी उन्हें कोई ओवर टाइम नहीं मिलता। तो बहुत से लोग इसीलिए प्राइवेट सेक्टर से छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक तरफ जॉब सिक्योरिटी भी है, एक तरफ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट है कि जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। तो जो भी आपका कल्चर है, वो आपके टैलेंट को अट्रैक्ट तो करता है, उसे रिटेन करना ना करना भी, कि एम्प्लॉय उस कंपनी में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे डिपेंड करता है। कल्चर मेक्स एडवोकेट्स आउट ऑफ एम्प्लॉयज। अब आप राइट एम्प्लॉय कैसे आप राइट एम्प्लॉय कैसे सर्च कर रहे हो? आप ये करते हो कि जो आपके एम्प्लॉयज ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप इंश्योर कि वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा बोले। यू एनकरेज एंड मोटिवेट योर एम्प्लॉयज टू स्पीक पॉजिटिवली ऑन योर ब्रांड्स बिहाफ। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखिए बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, टीचर्स अपने वीडियोस बनाते हैं कॉलेज के यूट्यूब चैनल्स पे, कॉलेज के इंस्टाग्राम चैनल्स पर, ताकि नए टीचर्स वहां पर जुड़े, स्टूडेंट्स वहां पर जुड़े, एक तरह से प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये भी आपका एक कल्चर का पार्ट होता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो होता है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू वो बिलीव्स होते हैं, वैल्यू आर द बिलीव्स
in what is good for the organization and what should or ought to happen. The value set of an organization may only be recognized at the top level, or it may be shared throughout the business, in which case the organization could be desired as value driven, described as value driven. तो जो मैंने आपको बताया था कि कल्चर कौन लेकर आता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है या टॉप लेवल होता है, और टॉप लेवल ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसके थ्रू कंपनीज हमारी चलती हैं, चाहे कंपनीज हो चाहे बैंक हो, वो उस उन पॉलिसीज के थ्रू ही चलती हैं। तो जो वैल्यूज है ना, वैल्यू या बिलीव जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसके टॉप लेवल के थ्रू आते हैं, और वो ही उसको या तो एक कल्चर के अंदर लेकर आते हैं या फिर उन्हीं वैल्यूज को वो बिजनेस में भी लेकर जाते हैं। दोनों ही केसेस में ऑर्गेनाइजेशन आपकी वैल्यू ड्रिवन कब है? जब वो उन वैल्यूज के थ्रू चल रही है, जहां पे ऊपर वालों को भी पता है कि नीचे लेवल पर क्या हो रहा है, नीचे लेवल पे कोई एम्प्लॉय परेशान तो है नहीं है। इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, कई बार बहुत सारे फीडबैक, अनोनिमस फीडबैक की एक्सरसाइज होती है कंपनीज के अंदर, ताकि कंपनीज के टॉप लेवल के लोगों को पता चल पाए कि नीचे के लेवल तक कोई दिक्कत है या नहीं है। वो कंपनीज की वैल्यू को डिफाइन करता है और कंपनीज के एक कल्चर की वैल्यूज का पार्ट होता है। Implicit values that are deeply embedded in the culture of the organization and are reinforced by the behavior of the management can be highly influential. While espoused values are idealistic and are not expressed in the managerial behavior, may have little or no effect. एक implicit value होती है, एक espoused value होती है। जो espoused value होती है वो idealistic होती है और managerial behavior में दिख नहीं पाती, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। implicit values होती हैं जो organization के कल्चर के अंदर डीप एम्बेडेड है। जैसे जो लोग एसबीआई के बैंक में जाके परेशान होते हैं, ठीक, कहते हैं कि एसबीआई वाले काम नहीं करते, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भगाते रहते हैं। एचडीएफसी में ऐसा नहीं है। एचडीएफसी में इतना सारा एम्प्लॉयज है कि कोई ना कोई एम्प्लॉय आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ये जो एक तरह से दोनों कल्चर का फर्क हो गया, ये इम्प्लिसिट वैल्यूज का पार्ट हो गया। Some of the most typical area in which values can be expressed implicitly or explicitly: performance, competence, competitiveness and teamwork. जो एक्सप्लिसिट वैल्यूज होती है वो स्पाउस वैल्यूज भी होती हैं, और ये परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिवनेस और टीम वर्क में एक्सप्रेस की जा सकती है। ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। चारों चीजें, चार चीजें हैं जिसके अंदर वैल्यू को देखा जा सकता है या जिसकी फॉर्म में वैल्यू को एक्सप्रेस किया जा सकता है। नॉर्म्स आते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स वो रूल्स या बिहेवियर होते हैं, है ना, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है। अब कई बार क्या होता है कि पॉलिसीज में कुछ और लिखा होता है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस में जो काम हो रहा होता है उन्हें नॉर्म्स कहते हैं, और नॉर्म्स कोई रूल नहीं होते, मतलब कोई रिटन नहीं होता, ये अनरिटन होता है। नॉर्म्स दैट टेल पीपल व्हाट दे आर सपोज टू बी डूइंग, सेइंग, बिलीविंग एंड इवन वियरिंग। दे आर नेवर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, इफ दे वर दे वुड बी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, है ना। तो जो एक काम करने का ट्रेंड चला आ रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो वो चला आ रहा है, कहते हैं ना कि हाँ ऐसा ही चला आ रहा है, जो चला आ रहा है उसे नॉर्म्स कहते हैं। कोई आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, कहीं पे रूल में ये नहीं लिखा कि आपको फॉर्मल पैंट शर्ट और शूज पहन कर आने हैं, बट फिर भी आप वहां पे शॉर्ट्स पहनकर नहीं चले जाओगे काम करने। तो ये आपके नॉर्म्स कहलाते हैं। दे आर पास्ड ऑन बाय द वर्ड ऑफ माउथ और बिहेवियर एंड कैन बी एनफोर्स्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द पीपल if they are violated. They can exert very powerful influence on the behavior because of these restrictions. People are controlled by way of others react to them. है ना। तो अब ये कैसे होते हैं? अब भाई जब कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा रिटन नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो ये लोगों के थ्रू होता है, जो आपके बाकी एम्प्लॉयज है उनके थ्रू होता है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होता है, आप जो ऑब्जर्व करते हो उसके थ्रू होता है। आप भी एक बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे, बहुत बड़ी मीटिंग में जाओगे, तो आप लोअर टी शर्ट पहनकर नहीं जाओगे, आप प्रॉपर सूट पहनकर जाओगे। किसी ने बोला नहीं है आपको सूट पहन कर जाने के लिए, बट फिर भी आप सूट पहन कर जाओगे। आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं नहीं लिखा है इंटरव्यू के लिए, लोगों ने बनाया हुआ है ना, नॉर्म बनाया हुआ है कि आपको सूट पहन के या फॉर्मल्स में जाना है। इंटरव्यू वालों ने इंटरव्यू में तो कहीं नहीं लिखा कि आप कच्चे बनियान में नहीं आ सकते या आप निक्कर शर्ट में नहीं आ सकते, बट आप जाते हो प्रॉपर सूट में या फिर फॉर्मल्स में। क्यों? क्योंकि ये नॉर्म बना हुआ है एक। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये वो विजिबल और टेंजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो लोग सुनते हैं, बोलते हैं या फील करते हैं। दे इंक्लूड सच थिंग एज द वर्किंग एनवायरनमेंट, tone and language used in the letters, memoranda, the manner in which people address each other at meetings, over the telephone, the welcome given to the visitors, and the way in which receptionists deal with the outside calls. तो आर्टिफैक्ट जो होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसकी सोशल इमेज जो हुई एक तरह से, कि भैया लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, सीनियर अपने जूनियर से कैसे बात कर रहा है, आप कस्टमर से कैसे बात कर रहे हो, विजिटर से कैसे बात कर रहे हो, गेस्ट इनवाइट कर रहे हो उनसे कैसे बात कर रहे हो, वो आपके आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है? वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज आर द फोरमोस्ट थिंग विच मेक्स अ कंपनी।
इट प्रमोट्स अ कोऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इन द कंपनी। ये आप रीड करिए, इसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बेसिक थ्योरी है, यहाँ पे आप लोगों को रीड करनी पड़ेगी। वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है कि वैल्यूज आर द फोरमोस्ट थिंग जो कंपनी को बनाती है। वैल्यूज प्रमोट द कोऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इन द कंपनी। वैल्यू प्रमोट्स पॉजिटिविटी अमंग एम्प्लॉयज। वैल्यूज एनहेंसेस द इंटरपर्सनल बिहेवियर। वैल्यूज प्रिवेंट केओस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वैल्यूज के थ्रू ही एम्प्लॉय जो है किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। वैल्यूज मेंटेन डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यूज सेट द टोन फॉर द कंपनीज कल्चर। वैल्यूज विद इन द वर्कप्लेस अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉयज। वैल्यूज हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये आपको रीड करना है। फिर एक एथिकल बिहेवियर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल बिहेवियर के 2 से 3 वीडियोस मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए डाले हुए हैं, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, आपको वो वीडियोस भी देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एथिकल बिहेवियर में क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं तो एथिकल बिहेवियर इज द लीगल एंड द मॉरल कोड गाइडिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। बीइंग अ प्रोफेशनल रिक्वायर्स मोर देन वेयरिंग अ नाइस सूट। It requires ethical behavior that drives interactions with other employees, customer and leadership. Ethical behavior ऐसे समझ लो, आपको कंपनी में रह के कुछ गलत काम नहीं करना, आपको अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करना, आपको कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करना, आपको कंपनी की रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। Ethical behavior guides whether someone will perform minor interactions if she feel no one is watching. Business leaders need to set clear guidelines for ethical behavior in the workplace and to consistently train employees on working according to those expectations. तो ethical behavior को हम लोग डिटेल में करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के वीडियो के थ्रू। अब जो प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स है इन द वर्क प्लेस, वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए या कंपनी के लिए जो बनी है। जनरली जो भी कोई कंपनी होती है वो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स को रखती है, एक एक्सपेक्टेशन रखती है अपने एम्प्लॉयज से। इवन दो वो एम्प्लॉयज हैं बट उनके पास भी कुछ सेट ऑफ एथिक्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की डेडलाइन है, आपका ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा, आपका एथिकल बिहेवियर हो रहा है कि नहीं यार डेडलाइन है, जाना ही पड़ेगा। कई बार कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो हल्के फुल्के बुखार में भी ऑफिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम का प्रेशर होता है और काम जरूरी होता है। काम की अर्जेंसी, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं देख रही, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन से आपकी रोजी रोटी भी चल रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक तरह से सैलरी दे रहा है, तो आपकी एक लॉयल्टी होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो आपकी इथिकल वैल्यूज, सिमिलरली कंपनी की भी इथिकल वैल्यूज होती हैं। As with all ethics guidelines, these rules at work consider what is best for all involved. These include the employer, the employee, co-workers, and the public. An employee handbook may list specific behavior expectation, but many components of ethics are guided by a person's moral code. है ना? तो ठीक है, कंपनी की एक एथिकल बुक होती है, हैंडबुक होती है, कुछ कुछ जगह पे आप उसके थ्रू कर सकते हो, बट आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है, आपकी खुद की अंतरात्मा होती है जो आपको बताती है कि यार ऐसा काम करना गलत है। तो गलत काम आपको ना करना, वो आपकी इथिकल वैल्यूज होती है, और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं हो। आप इन्वॉल्व हो, आपके कामों से आपकी टीम अफेक्ट हो रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रही है, सबको ही अफेक्ट हो रहा है। इस वीडियो के अंदर इतना ही है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट के लिए मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है टेलीग्राम पे, यूपी सीबीएल 2026, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। बाकी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी के एग्जाम से, बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए ये ग्रुप है, बैंक प्रेप विद विशवाइज। विशवाइज क्लासेस का मेन टेलीग्राम चैनल है विशवाइज क्लासेस, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारे ग्रुप्स और सारी एक्टिविटीज, वीडियो के लिंक्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये ग्रुप रहेगा इंटरव्यू के लिए, जब आप लोग इंटरव्यू का टाइम आएगा आप लोगों का, तब इस ग्रुप में इंटरव्यू की हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।